नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 21 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एडिटोरियल पेज के साथ। पहली न्यूज़ जो है ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, मतलब फुली पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोर ऑफन ये पॉलिटिकल ओपिनियन पे ही बेस्ड है, तो हमारे ये किसी भी काम की नहीं है। दूसरी न्यूज़ भी पॉलिटिकल ओपिनियन बेस्ड है, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। तीसरी न्यूज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और बताता है ये न्यूज़ किस तरीके से इंडिया का क्या रोल होने वाला है इजराइल और पैलेस्टाइन का प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है और इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो हम इस डेटा पॉइंट को देखेंगे और मैं ये भी बताऊँगा कि इसकी रेलिवेंस किस तरीके से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में होने वाली है। यहाँ पर मोर ऑफन आप कह सकते हैं ये भी एक ओपिनियन बेस्ड ही आर्टिकल है। इसको मैं फुल्ली आर्टिकल तो नहीं कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के ऐसे आंसर्स दिए जा रहे होते हैं, तो इसको आप फुल्ली आर्टिकल भी नहीं कह सकते। ये वाला आर्टिकल है तो ठीक ठाक, लेकिन इसमें डेटा पॉइंट नहीं है। ये बात करता है ब्यूरोक्रेसी के टाइप बाद में कि ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स में किस टाइप की होनी चाहिए और अभी एक्चुअल में कैसी है, उसकी यहाँ पर बात करता है। लेकिन अल्टीमेटली जब डेटा फिगर ही नहीं है तो ज़्यादा कुछ काम का हमारे लिए है नहीं, वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। देखिए अल्टीमेटली मैं वही बोलता हूँ कि हमें सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है जो हमारे काम की है। हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही अच्छा होगा। इनफैक्ट कई चीज़ें तो बहुत बकवास भी आती है, मतलब हमारे किसी काम की होती भी नहीं है। और इनफैक्ट कई बार डेटा फिगर्स तो ऐसे भी आते हैं जो जिनकी कोई रेलिवेंस ज़्यादा होती नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है और उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एक्चुअल में हमारे काम के हैं। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कार्टून के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप इसको अपनी पीपीडीटी ही समझ लीजिए। आप मुझे इस कार्टून को देख के बताइए कि आप इससे क्या समझे, ये क्या डिपिक्ट करना चाह रहा है। यहाँ पर लिखा है दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय योर इमेज सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक रिसेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है उससे रिलेटेड इमेज दिखाई गई है। तो अब मैं आपका परसेप्शन देखना चाहता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स और न्यूज़ से अपडेटेड हैं तो आप मुझे इसको देख के आराम से ये चीज़ परसीव कर लेंगे कि एक्चुअल में ये इमेज क्या बताना चाहती है। तो 2 लाइन में लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इमेज क्या बताना चाह रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। यहाँ पर राइटर कहना चाह रहे हैं कि इंडिया शुड अपोज इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ऑन इजराइल एंड डिस्प्रपोर्शनेट बॉम्बिंग ऑन गाजा। अब यहाँ पर शुड की बात की गई है, यानी ये राइटर का ओपिनियन है। ठीक है, अब ओपिनियन वेरी करता है। जिस जैसे आपको बताता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइडेड है। कुछ लोग इजराइल की साइड ले रहे हैं, कुछ पैलेस्टाइन की साइड ले रहे हैं, और यही कंडीशन हमारी इंडिया में भी प्रिवेल कर रही है। ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस पार्टी की साइड लेते हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर रीज़न आपके पास होगा, वो भी मैं मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया ने ऐसा जो अटेम्प्ट अभी किया, उन्होंने क्या किया कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साइड एक बैलेंसिंग एक्ट वाला काम किया हुआ है। बैलेंसिंग एक्ट वाला काम कैसे किया हुआ है, हमने एक तरीके से इजराइल में जो कॉज हो रहा है उसको भी सपोर्ट किया, यानी एक तरीके से जो गलत चीज़ हो रही है हमने उसको भी सपोर्ट किया कि हाँ इस चीज़ें सही होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने अपने जो फ्रेंड इजराइल है उसको अबैंडन नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि इजराइल जो है वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है। हाँ, अब सिंपल सी बात है, हम कह ही रहे हैं कि पैलेस्टाइन में जो चीज़ें हो रही हैं वो उतनी सपोर्ट नहीं है, और ये आज की बात नहीं है। ये हम अपना सपोर्ट जो है ना ट्रेडिशनल टाइम से, बहुत पहले टाइम से हम इजराइल को पैलेस्टाइन को जो है काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। इस टाइप पे आप कह सकते हैं हम एक इमोशनल टाइप का सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ जो भी पैलेस्टाइन लोगों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पर हमने क्यों किया, दोनों साइड क्यों लिए, जबकि हम देख सकते हैं कंट्रीज जो हैं एक पर्टिकुलर साइड लेके आगे चल रही हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से अच्छा फ्रेंड है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम पैलेस्टाइन को भी एक काफ़ी लॉन्ग टाइम से, अपनी आज़ादी के कुछ टाइम बाद से ही हम पैलेस्टाइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि इंडिया ने सपोर्ट तो दिखाया कि जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसके लिए हमने यूएन में सपोर्ट तो दिखाया है, लेकिन हमने 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात की गई है। यानी इंडिया एक तरीके से बहुत केयरफुल था कि इंडिया जो है इजराइल की सेंसिटिविटीज़ जो है उनको हर्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर इजराइल की सेंसिटिविटीज़ हर्ट हो गई
तो आपको भी पता है कि इजराइल के साथ हम काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में डील्स करते हैं। प्राइमरली मैं कहूँ तो मिलिट्री वेपन्स की बहुत डील हम करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, देयर इज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, ओनली इंटरेस्ट, ठीक है। कोई दुश्मन या कोई दोस्त नहीं होता जियो पॉलिटिक्स में। हर कंट्री के सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं और उन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर राइटर ने दिखा रखा है कि किस तरीके से हमारे जो बैलेंसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है इजराइल और पैलेस्टीन के साथ, दोनों के साथ एक तरीके से, क्योंकि हमने दोनों को ही निराश नहीं किया अपनी तरफ से, ठीक है। इंडिया ने एक तरीके से ना जेरूसलम का भी कोई ऐसी प्रॉपर रेफरेंस नहीं दी कि आगे जाके इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड, आपको पता होगा कि अभी जो करंट डिस्प्यूट हुआ ये जेरूसलम के अंदर ही तो हुआ, शेख जर्रा के वहाँ पर, तो ठीक है। तो अब हमने वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड जो एरिया है उसके रिगार्डिंग कुछ भी इसका स्टेटमेंट नहीं दिया और नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर हम कुछ अपना ओपिनियन देते तो एक पार्टी खुश होती है और एक पार्टी नाराज होती है हमसे। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा तख्ता जरूर निकलेगा जो आपके डिसीजन से नाराज होगा। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। 2017 तक इंडिया की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि हम एक तरीके से पैलेस्टीन को कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते थे इजराइल के कंपैरिजन में, कि हम एक सोवरेन पैलेस्टाइन स्टेट की बात करते थे। और ये सब चीज़ें हम किस बेसिस पे कर रहे थे, जो 1967 का जो बॉर्डर वाला इशू था इजराइल पैलेस्टाइन का, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, तो हम ये कहते थे कि पैलेस्टाइन को एक सोवरेन स्टेट 1967 का जो बॉर्डर इशू है उस पर बॉर्डर डिमार्केट करके देना चाहिए। खैर, अब उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया कि उन्होंने 25 अलग अलग देशों को सपोर्ट किया, उनका एक तरीके से थैंक किया कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रोमिनेंटली अगर आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी या सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स में भी ये चीज़ बहुत फ्लोट कर रही थी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था अपने अकाउंट से, और जितने भी देश 25 देशों ने उनको सपोर्ट किया था उनके फ्लैग्स लगा के उनको थैंक्स कहा था। अब थैंक्स कह दिया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया का फ्लैग मेंशन नहीं था वहाँ पर। मेन दिक्कत तो ये थी। अब दिक्कत भी ऐसी कोई नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी एक मॉरल आउटरेज हमारे देश में आ गया। मॉरल आउटरेज कैसे आ गया? जो लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे या जो लोग इजराइल के अगेंस्ट थे, वो लोग कहने लगे, वो लोग एक तरीके से अपने देश की ही आलोचना करने लगे कि देखो तुमने इजराइल को सपोर्ट किया और आज की डेट में इजराइल ने हमारे देश का झंडा तक मेंशन नहीं किया और हमें थैंक्स तक नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है जो सब लोग मिस कर जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस प्रॉपर फैक्ट बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरीके से हुई। इंडिया ने माना हमने कि इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन हमने फॉर्मली सपोर्ट नहीं किया। फॉर्मली मतलब अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये ट्वीट करके बोलती कि इंडिया इजराइल को सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो वो एक फॉर्मल सपोर्ट होता, लेकिन हमने एक इनफॉर्मल सपोर्ट एक्सटेंड किया। यानी हम सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन हमने ग्लोबली ये शो नहीं किया कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, हम अरब नेशंस को ना एक तरीके से नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, ऑयल इंटरेस्ट्स हैं, गैस इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर भी हमारी प्रिवेल करती है, तो हम एक ही साइड को खुश करके दूसरी साइड को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फॉर्मली सपोर्ट नहीं किया। तो जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि वो फॉर्मल ट्वीट था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने इंडिया का फ्लैग भी मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उन्हें फॉर्मली सपोर्ट नहीं किया था, और वो भी ये बात जानते हैं। यही रीज़न था कि उन्होंने हमारा फ्लैग मेंशन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नकार रहे हैं या हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। हमारे रिलेशंस जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और वो हमारी काफ़ी इनफैक्ट हेल्प भी करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में, ठीक है, जो इंडिया को एक्चुअल में बेनिफिट कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है कि ये हमारी इंडिया की जो सिक्योरिटी है किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से, उसको प्रोटेक्शन देने में इजराइल काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो इसलिए हम एक तरीके से डायरेक्टली पैलेस्टाइन या डायरेक्टली इजराइल को किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसके रीज़न यहीं पर है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब ताइवान में लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे और साई इन वेंग जीत गई थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में चाइना ने सभी कंट्रीज़ को वार्न किया था कि कोई भी कंट्री ताइवान को सपोर्ट नहीं करेगा। अब देखिए, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी कंट्री सपोर्ट करता है
तो उस कंट्री पे एक तरीके के सैंक्शंस डाल दिए जाएंगे चाइना द्वारा। अब इंडिया ने सपोर्ट तो किया, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करके कंग्रेचुलेट करते साई इन वेंग को, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये फॉर्मल ट्वीट होता और हम पे सच में सैंक्शंस आते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो हमारी भी रूलिंग पार्टी है बीजेपी के 2 MP, कौन, मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान, ये 2 MPs ने, इन 2 सांसद ने जाके इनफॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट किया साई इन वेंग को। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरीके से अपने ताइवान के साथ रिलेशंस भी मेंटेन करें, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेचुलेट तो किया, उनको बधाइयाँ तो दी इनकी जीत पे, लेकिन इनफॉर्मली दी। ठीक है, तो एक तरीके से हमने यहाँ पर दोनों चीज़ कर दी, चाइना के सैंक्शन से भी बच गए और एक तरीके से अपने ताइवान के साथ रिलेशंस भी मेंटेन कर लिए। सेम चीज़ आज इजराइल के साथ भी हम कर रहे हैं। हम उनको फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहे या उनको फॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए मतलब सही है या गलत है ये नहीं बता रहे। जो भी हम कर रहे हैं इनफॉर्मल ग्राउंड्स के तहत कर रहे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर इतिहास की कुछ बात करें तो 1947 में जब इजराइल का क्रिएशन हुआ था, मतलब इजराइल का क्रिएशन क्या हुआ था वो तो किया गया था, तो UN जनरल असेंबली में इंडिया ने इजराइल के क्रिएशन के अगेंस्ट वोट किया था। देखिए चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब इजराइल जो बना, हम उस चीज़ के अगेंस्ट थे। ठीक है, और आज हम इस चीज़ के फॉर्मली अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वही चीज़ बताई ना, कोई फ्रेंड और एनिमी नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 2017 में क्या हुआ। 2017 में PM मोदी पहले ऐसे भारतीय PM बने जिन्होंने इजराइल विजिट किया। ठीक है, देखिए आज तक किसी ने इजराइल विजिट किया नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ पर रिलेशंस थे, हमें रिलेशंस एनहांस करने थे, हमें अपना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना था, इस रीज़न से PM मोदी ने इजराइल को फर्स्ट टाइम विजिट किया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी टाइम से इजराइल के साथ काफ़ी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एनहांस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम 1992 से बात करें तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम से अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हम कर चुके हैं। और ये उस पॉइंट ऑफ टाइम में इस्टेब्लिश क्यों हुए थे? क्या ये हमारे ट्रेड के लिए हुए थे? क्या है हमारे मिलिट्री वेपन्स के लिए हमने किया था? ये सब बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हमने उस टाइम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए इस्टेब्लिश किए थे ताकि हम चाहते थे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो टाइज हैं वो एनहेंस हो, आपस में इनका जो मतभेद है हम उसको ख़त्म कर पाएँ और उसी के साथ साथ ये जो कंट्रीज़ हैं यूनाइट होकर रह पाएँ। ठीक है, यानी हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम में 1992 से एक लीडर वाली भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हमने एक तरीके से ना इजराइल को सपोर्ट तो किया है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं उस कंट्री के साथ रिलेशंस रखना। ठीक है, तो हमने ये डिपिक्ट तो कर दिया कि हाँ हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन हमने कभी भी पैलेस्टाइन को अबैंडन नहीं किया। ठीक है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट कर दें तो हम अरब नेशंस से थोड़ी दूरी बना लेंगे, उनको अरब नेशंस को थोड़ा नाराज़ कर देंगे। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया है, क्योंकि हम इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आज की डेट में हम अरब वर्ल्ड को दुखी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है ना अरब वर्ल्ड पे। उसके अलावा मैं कुछ और चीज़ बताऊँ यहाँ पर, ऑल्दो डिस्कस नहीं की है, इंडिया को बहुत भारी मात्रा में रेमिटेंसेस मिलते हैं गल्फ कंट्रीज से, अरब वर्ल्ड से। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से हम अरब वॉइसेस को भी आइसोलेट नहीं कर सकते ना जनरल असेंबली में। तो ये इंडिया की 2 पॉइंट सिचुएशन आज की डेट में है, लेकिन इंडिया इसे बहुत अच्छे से हैंडल भी कर रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। अल्टीमेटली मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा, जो इंडिया कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी भी मजबूरी है ना, या तो हम एक बहुत डेवलप कंट्री होती कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, तब तो आप किसी की भी साइड ले लो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अल्टीमेटली हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक की साइड लेके दूसरे को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक तख्ता जो है खुश होगा तो दूसरा जो है हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब होंगे। ऑल्दो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि इसराइल के जो अटैक्स हैं उसकी वजह से 230 जाने अब तक जा चुके हैं, जिसमें 60 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हमास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमास की जो पूरी टेरिटरी है उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने पूरे अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वो लोग करते क्या है, सरफेस पे आके अटैक तो करते हैं इसराइल पे मिसाइल के द्वारा, लेकिन जब इसराइल उनको वापस रिटेलिएट करता है, वापस हमास पे अटैक करता है, तो वो अंडरग्राउंड टनल्स में जाके छुप जाते हैं। अब ये अंडरग्राउंड टनल में छुप के ये तो अपनी जान बचा लेते हैं,
लेकिन जो सरफेस पे जो लोग हैं, जिन लोगों के मकान हैं, जो लोग सरफेस पे रहते हैं, उनको हार्म हो जाता है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमास का ना जो ऑपरेट करने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को, चिल्ड्रन, विमेन, इनको ढाल बना के अटैक कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर अटैक करना है तो सामने सामने वाली फाइट होनी चाहिए ना, लेकिन इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सामने वाली फेस टू फेस फाइट पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये अटैक एंड रन की स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं। खैर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये वाला आर्टिकल हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है और बताता है कि किस तरीके से हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस करने की ज़रूरत है। अब ये वाले आर्टिकल में काफ़ी बेहतरीन डेटा पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ, जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप इस आर्टिकल के प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार। स्पेशली मैं बताऊँ आपको, जब आपकी जीडीज जो होंगी ना, जीडीज में आज की डेट में ना पैंडेमिक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस टाइप की चीज़ें जो है ना ये एक यूनिवर्सल टॉपिक बन चुकी हैं। यानी ये जीडीज में आ ही रही हैं यार, 2 में से किसी एक जीडी में इस टाइप का टॉपिक आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे पॉइंट पे अगर आपके पास डेटा हो ना, तो इससे बेहतरीन तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये आपकी सब्सटैंशियल नॉलेज जो है उसको शो करेगा। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर राइटर कैसे दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी काफ़ी पुअर कंडीशन में। अगर वर्ल्ड बैंक का डेटा देखा जाए तो बताया जा रहा है कि भारत में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 85.7 फिजिशियंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये आज का डेटा नहीं है, ये 2017 का डेटा है। और अब तो खैर 4 साल बीत चुके हैं, तो इतने पॉइंट ऑफ टाइम में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। तो अभी का डेटा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर हम पुराना डेटा ही देख लें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ही हमारे पास फिजिशियंस की काफ़ी कमी थी, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान जैसे देशों से भी, अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ भी 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 98 फिजिशियंस अवेलेबल हैं, इंडिया से ज़्यादा हैं, ठीक है। बांग्लादेश में तो खैर कमी है, क्योंकि बांग्लादेश वैसे भी छोटा ही देश है इंडिया के कंपैरिजन में। श्रीलंका में तक 100 फिजिशियंस अवेलेबल हैं और जापान जैसे देश में भी 241 फिजिशियंस पर लाख पॉपुलेशन अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो ये बात होगी फिजिशियंस की। अगर हम बेड्स की बात कर लें, यानी 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, तो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए केवल 53 बेड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी तो आज हम देख रहे हैं कि बेड्स की हॉस्पिटल में इतनी कमी है। इसी की वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे DRDO, ये ऑर्गेनाइजेशंस सब्सटैंशियल बेड्स वाले हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी अवेलेबिलिटी है बेड्स की जो मिल जा रही है, ठीक है। अगर हम इसी का दोबारा कंपैरिजन कर लें और देशों के साथ, तो पाकिस्तान की बात कर लो तो वहाँ 63 बेड्स हैं पर लाख पॉपुलेशन, बांग्लादेश में करीब करीब 80 बेड्स हैं, श्रीलंका में 415 हैं और जापान में तो पूछो ही मत, 1300 के आसपास बेड्स पर लाख पॉपुलेशन अवेलेबल हैं। तो देखिए इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर डेटा पता है तब जाके ही आप इसका सोल्यूशन दे पाएंगे कि हाँ, इंडिया को अभी करेंटली फिजिशियंस को रिक्रूट करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अपना जो ये कैपिंग जो हमारी कम हो रखी है हम इसको फुलफिल कर पाएँ। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं। अगर पर लाख पॉपुलेशन के लिए नर्सेज की बात करूं, तो पर लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 172.7 यानी 173 नर्सेज ही अवेलेबल हैं, जो काफ़ी कम है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ डॉक्टर्स का डेटा नहीं दिया है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी एडिटोरियल में वो भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा फिगर दिया हुआ है और ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपकी इंटरव्यू और SSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे पिंक में हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे जो एक्सपेंडिचर है ना, अगर हम वैक्सीन्स को अपने इस साल के बजट से रिमूव कर दें, ठीक है, अगर आपने इस साल का बजट देखा होगा तो वैक्सीन्स के लिए 35,000 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन किया गया है। ऑल्दो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हमारी इंडिया जो है उसकी पूरी पॉपुलेशन की जो 2 डोज की वैक्सीनेशन जो है ना, वो 37,000 करोड़ रुपीज़ में पूरी की पूरी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के लिए एलोकेशन तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, लेकिन अगर वैक्सीन एलोकेशन को हटा दिया जाए तो भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, हेल्थ बजट जो करीब करीब 1% के आसपास है हमारी GDP का, जो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली हमारी पॉपुलेशन को देख के, ठीक है। अगर 2013-14 की बात कर लो तो ये 1% था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, 2017-18 की बात कर लो तो 1.28% था, यानी ये अराउंड 1% के आसपास ही घूमने में लगा हुआ है। तो हमें इस चीज़ को एनहेंस करने की ज़रूरत है।
हमें बढ़ाने की ज़रूरत है अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मनी एलोकेट होता है उस चीज़ को, ठीक है। अब हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ 7 शेड्यूल में होती है, जहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन होती हैं, ठीक है। तो उसी में हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑल्दो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार के पास ना ऐसी टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है जो सेंट्रल के कंट्रोल में होती है, और यही टेक्निकल एक्सपर्टीज स्टेट गवर्नमेंट्स को पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा की प्लेयर हो जाती है अगर हम हेल्थ की बात करें स्टेट्स में, ठीक है। उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि स्टेट्स जो हैं, हेल्थ तो उनका स्टेट सब्जेक्ट है, तो लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है? आज की डेट में हो ये रहा है कि सारे के सारे अपोजिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज कर रही हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं एक तरीके से कि चीज़ें जो हैं खराब सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रही हैं। और तो ये मैं आपको पहले के एडिटोरियल में भी डिस्कस कर चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो कम जो है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। और इसलिए है क्योंकि हेल्थ पहली बात तो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी है। ऑल्दो स्टेट्स में ये बॉडीज़ होनी चाहिए, लेकिन इस टाइप की बॉडीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से समय रहने के बावजूद भी इस टाइप के एक्शंस नहीं लिए गए। उसके बाद देखा गया है कि इंटरस्टेट वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में है, ठीक है। अगर एक राज्य में वैक्सीन सरप्लस में अवेलेबल है तो उसी के ये मैंने कैसा राज्य ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए ये एक स्टेट है, अगर इस स्टेट में वैक्सीन सरप्लस में अवेलेबल है, सरप्लस में तो खैर आज कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इस स्टेट में वैक्सीन सरप्लस में अवेलेबल है तो ये देखा जाएगा कि इसके बगल वाले स्टेट्स में ना वैक्सीन्स की डेफिशिएंसी हो रखी है, यानी प्रॉपर जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन है उसको यूनिफॉर्मली वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इंटरस्टेट वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस CEDA की अगर आप बात करो तो उनके डेटा के अकॉर्डिंग केरला और दिल्ली ऐसे राज्य और यूटी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हमेशा बॉटम पे रहते हैं, यानी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे भारत देश की बात करूँ तो वैसे तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए एलोकेशंस तो 1% के आसपास ही हैं, 1% ऑफ GDP। लेकिन अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करो, यानी लोग इलाज कराने के बाद कितना पैसा खर्च करते हैं एक तरीके से, ठीक है, हेल्थ केयर पे, तो उसकी बात करो तो इंडिया जो है वो उस पर टॉप पे है, यानी उस पर बहुत लीड कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भारत देश का 62% टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो OOP है, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी लोग जो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। अब देखिए दिक्कत कोविड में ये है ना कि आज की डेट में जो गरीब है ना वो और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और अमीर और ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। अब गरीब लोग क्योंकि बहुत गरीब हो चुके हैं तो उनके लिए ना एक तरीके से बहुत दिक्कतें आज की डेट में आ रही हैं। कोविड के अगर कोई वर्स्ट विक्टिम्स हैं तो वो हैं सबसे गरीब लोग, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई हेल्थ के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना उनके पास पैसा है कि वो अपना ट्रीटमेंट करा पाएँ, ठीक है। तो हेल्थ इमरजेंसी के सबसे वर्स्ट विक्टिम आज की डेट में पुअर सोसाइटी है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि बॉडी जो है गंगा रिवर में फ्लोट कर रही थी। लोगों की ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि उनके पास क्रीमेशन करने लायक तक पैसा अवेलेबल नहीं है। यही रीज़न है कि वो नदियों में अपने फैमिली मेम्बर्स की बॉडी को बहा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गरीब लोगों को कोई लाइफ और डेथ की कोई डिग्निटी आज की डेट में है ही नहीं, जो एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। इंटरस्टेट वेरिएशन जो है ना वो एक तरीके से किस तरीके से कम हो सकता है, एक सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार को अपने लेवल पे एक नेशनल प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि इंटरस्टेट वेरिएशंस जो है कम हो और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा एनहेंस हो। देखिए अगेन यहाँ पर सोल्यूशन आ गया है। सोल्यूशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो पूरे देश में है, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालने में कुछ ही लोग सक्षम हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तो जैसे कुछ इस टाइप के फंड्स जैसे PM केयर्स फंड जो है ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से सेंट्रल से स्टेट लेवल पे जो वेरिएशन हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि PM केयर फंड्स के तहत जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा दिया था तो उन्होंने बताया कि PM केयर फंड्स के तहत काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटर्स जो हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन जनरेटर्स, ठीक है, इस टाइप के मेडिकल इक्विपमेंट्स का जनरेशन जो हो रहा है, PPE किट मैन्युफैक्चरिंग, सैनिटाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग, ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना पीएम केयर फंड्स के तहत फंड की जा रही हैं। ठीक है। अगर हम बात करें आज की डेट में जो फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन था, जहाँ पर वैक्सीन जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोकर की जा रही थी और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, ये एक सही तरीका था। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ रही थी कि उनको किसी वैक्सीन डीलर से, इंटरनेशनल डीलर से डील करके वैक्सीन प्रोकर करनी पड़े, क्योंकि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली विजिबल हो जाए। अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें तो सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस CEDA एक पॉलिसी के साथ आया, जहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया कि उनको एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट बनानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। अब ये पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट ये क्या करेगी, एक तरीके से इस डिजीज़ की प्रॉपर सर्विलेंस करेगी। ठीक है। रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी कि कितने लोगों को डिजीज़ हो रखा है, कितने लोग क्योर हो चुके हैं, कितने वैक्सीनेट हो चुके हैं और डेथ्स का क्या डेटा है। खैर अभी भी ये डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर ये यूनिट बनती तो ये डेटा इस यूनिट के तहत आ जाता। पब्लिक मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना, ये चीज़ इस यूनिट के तहत होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और अलग अलग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स देना कि किस तरीके से उन गवर्नमेंट्स को स्टेट पे फंक्शन करना है ताकि आगे जाके इस पैंडेमिक को हराया जा सके। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ जो होती है वो बना के मिटिगेट की जाती, और हमारी एक तरीके से ना कम्युनिकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट्स के बीच में वो एनहेंस होता और काफ़ी अच्छी बात होती। तो केंद्र सरकार को एक तरीके से सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है ताकि हेल्थ और लाइवलीहुड के एक्सपेंसेस जो हैं वो एक तरीके से एनहेंस होते रहें और जो कोविड से इफेक्टेड जो फैमिलीज़ हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिले। अभी के लिए ये चीज़ की जा सकती है और कंसिस्टेंसी इसके साथ अगर की जाएंगी तो डेफिनेट सी बात है, हम देखेंगे कि आगे जाके चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। तो हमने डिस्कस करे आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।